अस्सलामुअलैकुम। GNN की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुल्क की तारीख का सबसे मुश्किल बजट आज पेश करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वजीर सनअत व पैदावार हम्माद अजहर माली साल 2020-21 का बजट आज शाम कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट अखराजात का तखमीना करीबन 7,600 अरब रुपए से ज्यादा है। इसमें कमी बेशी होगी जब यह बजट पेश होगा। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट में FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 49 खरब 50 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ है, जबकि बजट खसारे का तखमीना 34 खरब 27 अरब रुपए से ज्यादा रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जानिब से माली साल 2019 से 2020 की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि कोरोना की वजह से मुल्की मईशत को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मजमूई कौमी पैदावार की शरह का तखमीना -4.4% है, जबकि करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी की गई, जिसे हुकूमत अपनी एक कामयाबी समझती है। स्टेट बैंक से 1% भी कर्ज नहीं लिया गया। FBR को टैक्स महसूलात की मद में 850 से 900 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। मुशीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि आइंदा बजट में कोशिश होगी कि नए टैक्सेस ना लगाए जाएं। ये मुमकिन कितना है, ये आज शाम पता चलेगा। अदादोशुमार के गोरख धंधे से हटकर अहम सवाल कि क्या नया बजट डूबती मईशत को सहारा दे सकेगा? क्या नया बजट बेरोजगारी के सुनामी के आगे बंद बांध सकेगा? क्या नया बजट आम आदमी के घर के बजट में मुश्किलात का बायस बनेगा या कुछ रिलीफ हासिल होगा? ताजिर बरादरी, सरकारी मुलाजमीन को इस नए बजट से क्या तवक्कुआत हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। मोटे मोटे फिगर्स हमने आपके सामने रखे हैं। हुकूमत की तरजीहात और माशी चैलेंजेस से वो कैसे निपटेगी, ये तो आज शाम पता चलेगा। मगर गुज़िश्ता रोज़ का जो इक़्तिसादी सर्वे है वो बता रहा है कि हालात कहाँ खड़े हैं और आज आने वाला बजट अंदाज़न कैसा रहेगा। मोटे मोटे फिगर्स मैंने आपको बताए, अरबों खरबों की बात है। आम आदमी को इससे कोई ताल्लुक नहीं, कोई मतलब नहीं कि क्या होगा। आम आदमी, आम शहरी, आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि गुज़िश्ता 3 माह से वो जिस हालात से गुजर रहा है, आने वाले साल में यह हुकूमत उसे कैसे रिलीफ दे सकती है। आटा चीनी की कीमत क्या उसके इस्तेताद में रहेगी, नहीं रहेगी? पेट्रोल के लिए कतार में खड़ा होगा या उसको पेट्रोल अगर हुकूमत कहती है कि हमने बहुत सस्ता कर दिया तो उसको मुयस्सर रहेगा, नहीं रहेगा? बात करेंगे आम पाकिस्तानी क्या सोच रहा है, उसकी कितनी तवज्जो है, हुकूमत उसे आज क्या देने जा रही है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कराची से ज्वाइन कर रहे हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, माहिर माशियत हैं, साबिक PM के साथ रह चुके हैं, उनके साथ टाइम गुजारा है। तो किस तरीके से वज़ीर आज़म ने आज जो अप्रूवल देना है, किस हद तक के मामला डिस्कशन में होंगे, एक बजट पेश होगा बस वो सिग्नेचर कर देंगे। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनके तजिया सुनते रहते हैं। ताहिर मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे मलिक साहब से खास तौर पे कि गुज़िश्ता 2.5 साल की इस हुकूमत की होमवर्क क्या है, क्या रिपोर्ट है जिस बिना पर आज का बजट हमारे सामने आना जा रहा है। डॉक्टर कैस असलम साहब, मैं सबकी इजाज़त से आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। कागज़ों पे बना देना, हरफों से, फिगर से खेल लेना बहुत आसान काम है। अवाम को ना ये अरब समझ आते ना खरब समझ आते, मामला कहीं से शुरू होकर कहीं चला जाए। हमें इतने साल हो गए कवर करते हुए 2.5 से ज़्यादा का अरसा हो गया कि अवाम दोस्त बजट है या अवाम दुश्मन बजट है। यकीनी तौर पर आपको दहाइयाँ हो गई होंगी मईशत को देखते और इस बजट को कवर करते हुए। क्या तवक्को कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इस कोरोना बजट ही मैं इसे कहूँगी जो हालात खड़े हैं, अवाम को कोई रिलीफ है इसमें? देखें, बात यह है कि ये मैं कभी भी नहीं समझा कि ये अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन क्यों कहा जाता है। ये तो गवर्नमेंट के चलने का एक रेवेन्यू और उसका असर ज़रूर होता है अगर टैक्स ज़्यादा या कम किए जाएं और अखराजात किए जाएं। बट अल्टीमेटली अब सवाल, अगर आप बजट को देखें तो पहला जो रिस्ट्रेंट है वो आपके कर्ज़े वापस करना है, और अभी तक जो बजट आए हैं वो 42% आपका बजट वहाँ चला जाता है, और IMF ने इजाज़त दी है कि आप इसको बढ़ाएंगे। दूसरा बड़ा जो है चंक वो डिफेंस का है। हम वी आर स्ट्रेटेजिक स्टेट, हमें डिफेंस में पैसे चाहिए, वहाँ भी जाएंगे। तो जब आपके पास 10-15% बच गए, अब प्रोविंसेस को देने हैं। वहाँ आना है कि प्रोविंसेस के जी वो हेल्थ पे, पानी पे, एजुकेशन पे कैसे वैसे खर्च करती है, क्योंकि 18 तरमीम में आ गई। अब जो गवर्नमेंट के पास है वहाँ हमारा ख्याल है एज इकोनॉमिस्ट के डेवलपमेंट बजट अगर आप बढ़ाएंगे तो लोगों को लार्ज
मेगा प्रोजेक्ट्स करके एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। डेवलपमेंट तो कट लग रहा है। मगर अगर उस पर कट लगेगा तो फिर लोगों को एटलीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, और क्राइसिस में गवर्नमेंट का फ़र्ज है कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। हाँ। अब इसको रेवेन्यू में मैं ट्रांसलेट करने लगा हूँ। मैंने हेल्थ की बात नहीं की। रेवेन्यू में अगर ये आपने बढ़ाया, अबाउट 4 ट्रिलियन का मिला था आपको रेवेन्यू इस साल, और आपने कहीं 5 पॉइंट समथिंग पे आप लेना चाह रहे हैं, तो आप आपकी कैपेसिटी नहीं है। रैशनलाइजेशन ये है कि 4 से 4.5 पे ले जाएं, और उसके लिए अब आपने सुना है लोगों को, कारोबारियों को, कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करें, सिंगल डिजिट पे करें। वो अगर 17% है तो आपकी नए कारोबार नहीं खोल सकते। नहीं, ये बड़ी, अब आप एक इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट को कट, नए कारोबार नहीं खुल सकते, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। मतलब हमें ये नजर आ रहा है कि आवाम की जेब तक जाने को नहीं है। सरकारी मुलाजमीन, जो कि भी फैसला नहीं हुआ कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये अभी वज़ीर आज़म साहब जब काबीना के साथ बैठेंगे, इस पूरी सूरत हाल में जब किसी हद तक नंबर्स हमारे सामने हैं, हमें अपना खसारे का बजट पहले से नजर आ रहा है करीबन 3,500 अरब रुपए का, आप समझ रहे हैं कि तनख्वाहों में इजाफे की तरफ हम जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे? जी, तनख्वाहों में अगर आप इजाफा नहीं करेंगे तो दोनों जो साइड्स हैं, आपके पॉलिसी मेकर्स जिनकी तनख्वाहें हैं और आपके 16 ग्रेड से नीचे जो वो पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा कर देंगे, वो स्ट्राइक्स करेंगे। अभी डॉक्टर्स सिंध में कर रहे हैं, ठीक, तो गवर्नमेंट एक नया क्राइसिस नहीं अफोर्ड कर सकती। तनख्वाहों में 10% इजाफा होना है, कहाँ से पैसा आएगा वो बात की बात है। और कर्जे नेचुरली, बट एट द सेम टाइम ये जो कहा गया है कि टैक्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, मेरा ये ख्याल है कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, ताकि जो यहाँ करोड़ों और एक उस पे तो टैक्स है, और जो नॉन फाइलर नहीं है उनको भी बोझ रहेगा, सैलरी पे भी रहेगा। जी, वो है विंडफुल गेन टैक्स। 100% अगर आपको इधर उधर से पैसे आ रहे हैं, जो आते हैं, जो माफियाज बनते हैं, वो 100% गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, फिर ये करप्शन बंद होगी। ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया, इस पे तो बराबर डिस्कशन की जरूरत है। मैं आती हूँ इसकी तरफ। ये बहुत बड़ी बात है कि क्या आ सकेंगे या नहीं। हुकूमत अभी तक कह रही है कि वो इसी फ्रंट पर बहुत से कार्टेल्स और माफिया के साथ नहीं पूरा कर सकी, नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं, बहुत पीछे खड़ी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, और अगली बार का हदफ उससे आगे रख लिया गया। आवाम पे चीनी और तेल पे, अभी तेल पे 27% बढ़ाया है ना टैक्स, पर तेल तो मैसर नहीं ना हो रहा। मैसर हो ना हो, टैक्स तो बढ़ाया है ना। बिल्कुल, तो और बढ़ाएंगे। मैं सईद काजी साहब को शामिल करती हूँ। सईद काजी साहब, हुकूमत के चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, आपके ख्याल में हुकूमत की तरजीह क्या होनी चाहिए कि एक आम पाकिस्तानी को महसूस हो कि हुकूमत उसके लिए सोच रही है और उसको ये फैसिलिटी देने जा रही है इस बजट? देखें, ये एक ऐसा वक्त है कि कोई भी हदायतनामा जारी करना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। वो इसलिए कि ये एक ऐसे वक्त और अहद में बजट आ रहा है कि जिसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शंस, बहुत से तजादात और जो है वो खुल के सामने आ गए हैं। जो सिस्टम का ये जो कोरोना वायरस आया है, और इसने जो पहली बात तो ये कि हम पाकिस्तान को कोई बजट और मैशत के हवाले से कोई नेशन स्टेट रह नहीं गई। हम किसी मुल्क की मैशत को इन आइसोलेशन नहीं देख सकते। हम एक बहुत गहरे, जिसे डॉक्टर साहब डिप्रेशन कह रहे हैं, और जो अगली स्टेज है, कुछ लोग कह रहे हैं 1929-30 से बड़ा है, कुछ कहते हैं 150 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के किसी साहब चीफ ने ये कहा है। तो ये हम एक अजीब व गरीब ऐद में ये बजट बन रहा है इसमें। और दूसरी एक बात ये समझ लें कि आज से 20 साल पहले जब हम साफ़ी बजट कवर करते थे, हम तो ले मैन है ना, हमें ज़्यादा नहीं पता, डॉक्टर साहब या इख्तियार बेग साहब हमें गाइड करेंगे, तो वो बजट साल चलता था। एक कीमत अगर मुकर्रर होती थी तो वो साल रहती थी। अब हर महीने बिजली की कीमत बदलती है, मिनी बजट चलते रहते हैं पूरा साल। अब ये एक बजट की वो अब कहानी नहीं रही। जिस किस्म का आपने इन प्लेस किया था, देखे ना सिस्टम 1980। एक सेकंड थोड़ी सी ये सवाल ऐड कर लें, क्या सारा मामला कोरोना पे ही रखा जा सकता है कि कोरोना के 2.5-3 माह ने हमें यहाँ ला खड़ा किया? क्योंकि हमारा जो अफराते ज़र है वो 8.5 से भी आगे निकल गया। हदफ ये था 8.5 पे जाएंगे, बट हासिल हमने किया 10.24 तक हम गए। जानना ये चाह रही हूँ कि यार 2.5-3 महीने ने पूरे साल की, अगर इस हुकूमत की अचीवमेंट्स भी थी तो उनको खत्म कर दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि कोरोना के हवाले से समझने की बात यह है कि रिसेशन आ रहा था। जो सीरियस स्ट्रेटजिस्ट हैं
कैपिटल के, वो अगर आप मार्टिन वुल्फ को देखें और लोगों को देखें जिस तरह के कर्जे बढ़ रहे थे और जो ये पूरा आपका एक निज़ाम था जिसे आप जो सप्लाई साइड इकॉनमी थी इसमें ये आ रहा था, कोरोना ने शायद वक्त से पहले ट्रिगर कर दिया इसको और इसकी सारी कंट्राडिक्शंस को सामने लेके आ गया। अब देखें ना, आप दुनिया की सबसे बड़ी मईशत में जो है वो 4-5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 2000 शहरों में जो है लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी बड़े इंटरेस्टिंग टाइम, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। हम बड़े दिलचस्प ऐद में हैं क्योंकि इसमें ये बजट जो है ये तो कहीं रह जाएगा। या इसमें हेनरी किसिंजर क्या कह रहे हैं? हेनरी किसिंजर कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन खतरे में है। उसने कहा WTO नहीं रहेगा, ये देखें, और शायद लोग फिर प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएं। आज जो सवाल है, बजट तो बाद में होगा, मगर मैं एक बात पे हैरान हूं, ये जितने मैशदान इमरान खान साहब ने अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं, क्या ये सोच रहे हैं कि किस तरह की माशी दुनिया और उसके नतीजे में सियासी दुनिया तुलू हो रही है? उसके हवाले से कोई डिस्कशन है? आज मुझे बताएं। इतना बड़ा सवाल आपने रख दिया हुकूमत के लिए। अभी आज तो उन्हें बजट देना है, कागज दिखाने हैं, नंबर्स ये हमारे पास। रहा हूं कि एक ऐसे ऐद में मैं एक फिक्रा बोलता हूं, फिर आप आगे बढ़िएगा। एक फिक्रा बोलता हूं कि जहां टेक्निकली अमेरिका की मैशत ने अपना एक कानून इन्वोक करके कुछ तकरीबन 150 साल पुराना अपनी सारी मैशत को एक टेक्निकली नेशनलाइज कर लिया। इसने अपना ये जो आपका जो स्पेन था उसने टेक ओवर कर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रही हमारा कोई मुकाबला है डेवलप्ड कंट्री से, इस डेवलपिंग कंट्री को जिसका बजट उसके इख्तियार में नहीं है, खरबों के कर्जे उसको देने हैं। मिर्जा इख्तियार बेग साहब मुझे बताइएगा, जिसको सईद काजी साहब इंटरेस्टिंग टाइम्स कह रहे हैं, मैं डिस्ट्रेसिंग टाइम्स कहती हूँ इसको। IMF बता रहा है कि दुनिया की आमदन आने वाले साल 3 से 4% कम होने जा रही है। आज जो कुछ वजीर आजम साहब बजट को सिग्नेचर करके सामने देंगे, कितना हुकूमत का दर्द नजर आएगा आवाम के लिए इस बजट के अंदर? किस हद तक इजाफा देखने में नजर आ सकता है जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को लेकर? और क्या आप समझते हैं इस हुकूमत के पास गुंजाइश है आवाम को सब्सिडी देने की? आयशा, पहली चीज़ तो यह है कि जो बजट आने वाला है ये उस दौर का, उस पीरियड का बजट आ रहा है जिसमें हम पोस्ट कोरोना एक नई दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। उसके नए रूल्स हैं, नए गेम्स हैं उसके, और उसके लिए हमने वैसे ही तैयार करके, वैसे ही लिबास पहन के उन्हीं टूल्स के साथ जाना है। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया, ये मुझे वही स्टीरियो इकोनॉमिक सर्वे लगा है जो गुज़िश्ता कई सालों से हम देखते आए हैं और आपके टीवी चैनल्स पर उस पर कमेंट्स भी करते आए हैं। लेकिन ये बात गवर्नमेंट के जहन में अभी तक मुझे नहीं एहसास हुआ इसका कि उनको ये एहसास है कि दुनिया बदल गई है और पाकिस्तान की मैशत इस वक्त जिस हाल में है, मैंने 68 ईयर्स में इतनी लो GDP, इतनी बुरी हालत, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, इतना ज़्यादा शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये मैं नहीं कह रहा है, ये उनके मिनिस्टर फॉर प्लानिंग असद उमर कह रहे हैं, 1 करोड़ 80 लाख अनएम्प्लॉयमेंट, 10,000 इंडस्ट्रियल यूनिट शटिंग डाउन। तो हम एक्सपोर्टर हैं, हमारे ऑर्डर्स होल्ड हो गए हैं, हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, हमारी शिपमेंट्स नहीं हो रही हैं, हम घर बैठा के तनख्वाह, ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इस हालात में जा सकते हैं। तो नॉर्मल चीज़ अगर ये लेके फिर आ गए शाम में तो इट इज़ अ डिजास्टर। आपने एक नई अप्रोच। ठीक है मिर्जा साहब, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक लेनी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये वैसा ही बजट ले आए बगैर अंडरस्टैंड किए जो सईद काजी साहब भी बाकी पोस्ट कोरोना हालात और मामलात हमें कहाँ लेके जाएंगे, क्या वो अंडरस्टैंडिंग आज नजर आएगी या नहीं? और साथ ही साथ मलिक साहब क्या राय रख रहे हैं, सब पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। GNN की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो बात कर रहे थे कि खुद असद उमर साहब जो फिगर्स दे रहे हैं बेरोजगारी के 1 करोड़ 80 लाख और ये बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा आगे जाएंगे। ताहिर मलिक साहब, कोरोना की वजह से हमारा एक्सपोर्ट मुतासर हो रहा है 15% तक। अब जो कल इख्तिसादी सर्वे हमें फिगर्स बता रहा है, सनती तरक्की की शरह -2.6 पर जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें तो -5.6 है, माइनिंग -8.8, कॉटन जिनिंग की -4.6। मतलब बहुत से ऐसे आशारिये हैं जो हमें माइनस में दिखा रहे हैं। मतलब ओवरऑल माशी शरह नमू ही हमारी -0.4 पर पहुंच रही है। ऐसी सूरत हाल में किस तरीके से ये जो बजट सामने आने जा रहा है,
चैलेंज है बहुत बड़ा हुकूमत के लिए, और आपको नजर आता है गुज़िश्ता 2.5 साल जो मैं आपसे कह रही थी कि इनका क्या आपको नजर आ रहा है कि होमवर्क रहा है उस बुनियाद पर, या फिर ये आराम से निकाल लेंगे जो वादे आज कर रहे हैं? अच्छा, 2.5 साल की जो आपने बात की है ना, एक भी ऐसा अदाद शुमार नहीं है जिसका कोरोना से ताल्लुक है। मतलब अगर आप टैक्स की कलेक्शन की बात करें, जितने भी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, मुझे पूरे पाकिस्तान में, मिर्ज़ा साहब ऑनलाइन है, एक एक्सपर्ट बता दें जो कहता था कि ये टैक्स रेवेन्यू पूरा होगा। पहली बात, एक चीज़ आप बता दें, अपनी जो 160 का जो डॉलर हुआ है, 65 का डॉलर हुआ है, वो कोरोना ने किया है। मुझे बता दें जो आपका चीनी का क्राइसिस आया वो कोरोना ने किया। आप मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट, एक चीज़, एजुकेशन और हेल्थ की बजट आप पहले कम कर चुके थे। मतलब वो फिर लंबी बात हो जाएगी। मैं मुख्तसर आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि डेफिनेटली कोरोना ने पाकिस्तान को हिट किया, इकॉनमी को हिट किया, मगर थैंक्स टू प्रेजेंट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ये पहले ही बड़ा कर चुके थे। हफीज़ पाशा इज़ ऑन रिकॉर्ड, दी एक्स मिनिस्टर, कि जब इन्होंने कहा जी 3% ग्रोथ रेट है, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया ये 3% नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। और अभी तक किसी ने अपॉलॉजी भी नहीं की, किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी कि हमने आपको गलत फिगर दी है। ये तो एक बात है। जो आप 2.5 साल की तैयारी की बात कहते हैं, मैं इमरान खान साहब को ही कोट करूँगा, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपनी बात नहीं करेगी। मुझे याद है इस्लामाबाद में साहब तकरीर फरमा रहे थे, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी हमें खबर बताई, ना याद कराया नहीं वो मैं आपको याद आ जाएगी। इन्होंने कहा जी मेरे पास एक सोने की चिड़िया, इन्होंने कहा नहीं, उसका नाम है मियां आतफ, वो दुनिया का टॉप ब्रेन है, वो बहुत बड़ा एक ब्रेन है, अगर वो हमारे पास आ जाएगा तो उसके पास ऐसा एक जादू है, पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। इन्होंने ललकारा, मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान। वैसे आप भूल गए, ये तो ये भी कहा करते थे कि मैं जानता हूँ कैसे टीम बनाई जाती है और उस टीम से काम कैसे, वो यही टीम थी ना। अब अच्छा, अब उसकी मैं कोट करें, मैं इसके बाद बात खत्म कर दूंगा। मियां आतफ का आप BBC के अपना चैनल पे चलेंगे, बीबी उसने कहा है कि पाकिस्तान का मसला मसला करप्शन नहीं है, जो खान साहब ने 2.5 साल से कुश्ती बॉक्सिंग शुरू की हुई है। वो कहता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गैर तरक्याती कर्जे हैं। जब आप कर्जा लेते हैं, जब आप मिसाल के तौर पर मुझे 1000 रुपये दें, मेरी रेडी लगा दें, मैं केले बेचने शुरू कर दूं, चलो उससे कुछ प्रॉफिट ला के मैं आपका कर्जा वापस कर दूंगा। यहाँ कर्जा हम लेते हैं कर्जा उतारने के लिए, फौज को देने के लिए 1500 से 2000 अरब रुपए आप देते हैं। मलिक साहब, हुकूमत खुद कह रही है हमने कंट्रोल किए हैं हुकूमती अखराजात, और पहली बार ऐसा सख्त अंदाज में क्रेडिट ले रहे हैं। सुन लें 7000 अरब रुपए की ये रियासत बढ़ती है, 7000 अरब रुपए अब चाहिए सिर्फ ये मशीनरी चलाने के लिए। तो इतनी गैर तरक्याती जब आप पैसा खर्चेंगे तो फिर आपकी आवाम के लिए तालीम से सिर्फ एक ड्रीम रह जाएगा। आवाम के लिए 2.5 साल के लिए कुछ नहीं हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जितने पैसे कुछ नहीं हुआ, आगे तो अभी है, वो तो 1 करोड़ नौकरियां थी, 2 करोड़ चली जा चुकी हैं। वो नौकरियों के लिए तो स्टील मिल छोड़ रहे हैं ना, PIA बेच रहे हैं ताकि नौकरियां कम करें। तो मेरा सारा आपसे एक आर्गूमेंट है कि आपने पाकिस्तान की आवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा इकट्ठा ही नहीं किया, आप कोई ऐसी पॉलिसी लेके नहीं है। आई डोंट सी एनी होप फॉर द कॉमन मैन। डॉक्टर कैस साहब, तरक्याती और गैर तरक्याती बजट, ये कह रहे हैं कि जितने भी कर्जे लिए जाते हैं वो गैर तरक्याती मामलात पर पहुंच जाते हैं, अब कुछ नहीं मिलता। गुज़िश्ता 2.5 साल में आवाम को कुछ नहीं मिला है। सेहत और तालीम वो बेसिक है कि मैं कहूँ कि हर घर चाहता है आटा चीनी घर में, और उसके बाद उसको सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलत उसका मुस्तकबिल महफूज करने के लिए हो। आपको लगता है कि ये मिनिमम ये 4 चीज़ें, आटा चीनी और सेहत तालीम की सहूलत, मैनेज हो जाएंगी इस बजट के अंदर? नहीं होंगी। मैं ज़रा थोड़ी सी 2 बातें अगर इजाज़त दे दें। पहली बात तो ये है कि कोई भी तरक्की किसी भी मुल्क की उसकी ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी पे होती है, और वो लिंक होता है टेक्नोलॉजी के साथ। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, उसको इतने सालों में और इन 2.5 सालों में भी कोई उसकी प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं किया गया, और आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे दें तो वो ग्रोथ नहीं देगी। दूसरी है कि टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नई दुनिया जो बन रही है, उसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभी उसके साथ लिंक नहीं हो रहे। तो वो जो अनपढ़ कौम है, वो जो बच्चे हैं स्कूल के, अब आप देखें कि मेरे समेत ज़्यादातर जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं वो अपर लेवल पे अंग्रेज़ी स्कूल प्राइवेटों में भेज रहे हैं, और हम खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट के स्कूलों पे जहाँ कोई एजुकेशन नहीं होती। मतलब हम कोई स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पा रहे, कोई क्वालिटी ऑफ नहीं। मुझे तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पैसा खर्च होना चाहिए या नहीं खर्च होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के जो सस्ते स्कूल हैं वहाँ भी कोई एजुकेशन नहीं है। तो ये तो खैर बहुत बड़ा सवाल है जो आप प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे जा रहे हैं। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है कि नहीं, इसी ह्यूमन रिसोर्स ने, बट इस ह्यूमन रिसोर्स की किसी भी जगह पर फोकस है ना तरजीह है, ये कैसे हो सकता है? या हुकूमत किस तरह से अपने बजट की तरजीहात को सेट कर पाएगी? हम मजीद भी इस पर बात करेंगे या हमें ब्रेक लेनी है। आप हेडलाइंस देखेंगे, GNN पर खुसूसी बजट ट्रांसमिशन
इस न्यूज़ ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।